हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। देखिए टीजीटी और पीजीटी मैथ्स में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा के बारे में और अलजेब्रा स्टेट्स रिलेशन फंक्शन डिस्कस कर लिए। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एज ए इंट्रोडक्शन क्लास समझिए, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे उससे रिलेटेड, जो आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो बात क्या है सुनिए, कि ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाया करती है, कि दुनिया में हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाया करती है। बस कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप लोग बहुत बार ऐसा होता है ना कि पैनिक हो जाते हैं कि किसी भी लगातार कोई सब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर नहीं हुआ तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं कि यार हमसे नहीं होगा, वी हैव लेफ्ट देम। तो ये गलत है। ये जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत प्रिय डिश, मान लीजिए मालपुआ आपको खाने का मन करता, बहुत बार ट्राई किया अपने दोस्त के साथ, तो बनाने आपका दोस्त को बनाने का आता, आपका दोस्त को बनाना आता है, लेकिन आपको बनाना नहीं आता, बहुत बार ट्राई किया नहीं बना, तो लास्ट में छोड़ दिए कि नहीं हमसे बनेगा, नहीं बनाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि आपके दोस्त नहीं आपके पास, और उस दिन आपको खाने का मन कर गया, यू हैव अलोन, तो उस समय आप क्या मतलब उस समय आपको खाने का मन करेगा तो क्या कीजिएगा, क्योंकि आपको तो बनाना, यू डोंट हैव हाउ टू प्रिपेयर मालपुआ, तो आपको वी हैव लेफ्ट देम, तो आपको छोड़ना पड़ेगा उसको कि हमको आता ही नहीं। इसलिए हमेशा आपको निरंतर प्रयास करना है। ये तब तक प्रयास आपकी, ये जो है ना आपका मतलब सफर तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आप कामयाबी के शिखर पर ना पहुंच जाए, हमेशा। और देखिए हम ये सब सारी चीज तब होती है जब आप एक पॉजिटिविटी बंदे से मिलते हो, मतलब उससे बात करो। आप नेगेटिविटी थॉट में मत जाओ, नेगेटिविटी थॉट ही आने की वजह से आप जो है मिसलीड हो जाते हो। कहने का मतलब है आपका जो डायरेक्शन है उसको खो बैठते हो, दूसरा चीज के बारे में सोचने लगते हो। उस सब चीज में पढ़ो ही मत तब तक जब तक अपने सफर को पूरा कर ना लो। समझ में आया? तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज जानते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखिए हम लोग जो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर मैथ में इसका एक अलग सा चैप्टर क्यों दे दिया है, कोई तो रीजन होगा। व्हाई वी स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण रहा हो कि इसको एक अलग चैप्टर दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए जनरल टर्म से और डेफिनेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को बखूबी समझ में आएगा। देखिए हम क्या बोले हैं कि इंग्लिश समझिएगा पहले, उसके बाद हिंदी में हम अपने लैंग्वेज में आप लोगों को बताएंगे। जैसे बोला है कि इफ ए बी और एक्स बिलोंग्स करा नेचुरल नंबर से, ए जो है सो बड़ा है बी से, तो इक्वेशन जो लिखा हुआ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी इज नॉट सोल्यूबल इन एन देन एन इज एक्सटेंडेड टू आई। अब देखिए क्या कह रहा है, ये सुन, ये लिखा हुआ है कि ए और बी एक्स तीन वेरिएबल है बाबू लोग, और वो बिलोंग्स कर आपका नेचुरल नंबर से। और एक कंडीशन और दे दिया है कि ए जो है सो बड़ा है 2 से। अब जब ए बड़ा है 2 से, तो यहां मान लिए हमको सब ये 2 नंबर ले लिए, ए ले लिए 1 से बड़ा है 2, एकदम बड़ा है। अब देखिए बड़का में फिर एक कोई नंबर जोड़ दे रहा और ये इक्वल ठहरा दे रहा है कि बी के इक्वल है। अब बताओ बाबू ये बड़ है, अगर हम आर को नंबर जोड़ेंगे जो नेचुरल नंबर रहेगा, तो यह कभी 1 के इक्वल होगा? मतलब 2 में कोई ऐसा नेचुरल नंबर आप जोड़ सकते हैं जो 1 के इक्वल हो जाए? कोई नंबर नहीं जोड़ सकते हैं। इसका मतलब नहीं जोड़ सकते, तो क्या ये इक्वेशन जो सॉल्यूबल नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा? अरे बाबू ये सॉल्व नहीं होगा नेचुरल नंबर में, लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करेंगे इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स का कोई वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए x का वैल्यू अगर हम -1 रख दे बाबू, और ये 2 है, तो 2 में एक जाएगा तो एक बने में करेगा, तो बन जाएगा। तो इसीलिए n को एक्सटेंड किया गया किसके तरफ? इंटीजर्स की तरफ। n क्या है? आपका नेचुरल नंबर। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो नहीं हो पा रहा है नेचुरल नंबर से, तो इसको एक्सटेंड किया गया किसके तरफ? इंटीजर्स की तरफ। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए बाबू लोग, फिर मान लीजिए यहां एक इक्वेशन दिया हुआ है कि a और b जो है सो ए बी एक्स यहां बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर्स में, और इक्वेशन क्या दिया हुआ कि x a इज इक्वल टू b इज नॉट सोल्यूबल इन n देन i इज एक्सटेंडेड टू रेशनल नंबर। अब देखिए अब क्या कहा कि x और a और b ये बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर्स में बाबू लोग, और x इंटू में a इज इक्वल टू b के इक्वल आ रहा है। मान लिया हम a का वैल्यू जो है सो -2 ले लिए और b का वैल्यू 1 ले लिए। अब तू ही लोग बता बाबू, -2 इंटीजर है, b 1 भी इंटीजर्स है। अब बता -2 में हम लोग क्या गुना करें, इंटीजर्स होना चाहिए, वो 1 के इक्वल हो जाए। अब बताइए -2 में कोई सब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके आप 1 ला सकते हैं? एकदम नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब क्या ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा? एकदम सॉल्व होगा। तो इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग
आई जो इंटीजर से उसको एक्सटेंड करते हैं रैशनल नंबर की तरफ। अब बता -2 है मेरा x का वैल्यू, a का वैल्यू माइनस का 2 है। अगर x के जगह पर -1/2 रखेंगे बाबू तो 1 के इक्वल आएगा ना, एकदम आएगा 1 के इक्वल। तो हम लोग इंटीजर्स को एक्सटेंड कर दिए किसके तरफ, रैशनल नंबर की तरफ। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीजर्स को हम लोग किसके तरफ एक्सटेंड कर दिए, रैशनल नंबर की तरफ। अब देखिए फिर अब कह रहा है कि अगर x², देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, x² 2 के इक्वल है, x² 3 के इक्वल है, तो ये भी सोल्यूबल नहीं होगा रैशनल नंबर में। जिसे मान लीजिए हम यहाँ ये अब आप ही लोग बताइए कि कोई सा ऐसा रैशनल नंबर ले लीजिए जिसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 के इक्वल होगा। बताइए कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 2 के इक्वल होगा? कभी भी कोई रैशनल नंबर होगा ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 2 होगा और उसी का स्क्वायर करने पर 3 होगा। कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर नहीं तो क्या ऐसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता? एकदम सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए रैशनल नंबर को एक्सटेंड किए किस तरफ, रियल नंबर तरफ। और रियल नंबर में दोनों आता है बाबू, रैशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। अब बता जब रैशनल और इरेशनल दोनों आता है तो बता इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। √2 का स्क्वायर करेंगे बाबू, इस इक्वेशन में अगर √2 पुट कर देंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। इसमें अगर √3 पुट कर देंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। मतलब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग रैशनल को एक्सटेंड कर दिए किसके तरफ, रियल नंबर तरफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि अगर इक्वेशन ऐसा रहा बाबू लोग कि x² प्लस का 1 0 के इक्वल आ गया और x² प्लस का 4 0 के इक्वल आ गया तो ये सोल्यूबल नहीं होगा रियल नंबर में। आप ही लोग बताइए कि x का कौन सा ऐसा रियल वैल्यू है जो इसको पुट करने पर ये नेगेटिव साइन दे दे। ये इक्वेशन को सॉल्व ऐसे नहीं किया जा सकता बाबू कि x² इसको ऐसे लिख सकते हैं x² = -1। अब बता x का कौन सा कोई भी रियल नंबर बताइए आप कि उसका वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव दे देगा। कोई ऐसा रियल नंबर है क्या, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है। तो क्या ऐसा इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता? एकदम सॉल्व किया जा सकता। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बुलाते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स चर्चा को। यहां कॉम्प्लेक्स अंकल का निर्माण होता है, यहां कॉम्प्लेक्स अंकल आते हैं कि बाबू अब हम आप तेरे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे अब फाइनली, है ना। तो यहां जो है सो कॉम्प्लेक्स चर्चा आते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसका आर को एक्सटेंड किसके तरफ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां उत्पत्ति होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि हम लोग वाई भी स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर। आखिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो क्या रीजन रह गया कि इसका मैथ में का अलग सा चैप्टर दे दिया, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को। मतलब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो क्या नहीं आ सकता तो कोई ऐसा सोल्यूबल मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एकदम होगा बाबू, वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कोई दिक्कत यहां तक, ये चीज पता चल गया कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और क्या रीजन रहा इसके पीछे, ये चीज हम लोग को पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट होता है वो चीज याद रखना है। पहला पॉइंट वो कुछ कि इंटीग्रल आयोटा के बारे में जानिए आप। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा मतलब आई संकेत बाबू, कहीं भी आपको कोई सा भी नंबर में आई मिल गया ना तो वो 100% आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। इसका ये मतलब नहीं होगा बाबू कि अगर 2 लिखा हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका इमेजिनरी पार्ट हो सकता है 0 होगा। हम ये नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं ना कि अगर आई मिला तो 100% आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। समझ गया? तो आई मिला तो 100% कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसका मतलब यहां आई का बारे में जिक्र किया गया, इस चैप्टर में पूरा जिक्र होगा आई के बारे में। अब देखिए अब आई का जिक्र किया गया तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो आयोटा बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते किससे, आई से दर्शाते हैं। ये कहां से उसका पुरखोती हटाइए, उसको उससे लेना देना है ना हमको। सिर्फ इतना जानिए कि इसको आयोटा बोलते हैं और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई से। अब देखिए आई का वैल्यू क्या होता है, तो आई का वैल्यू होता है √(-1). आई का वैल्यू क्या होता है, √(-1). आई का वैल्यू होता है मेरा √(-1). अब देखिए इसी को स्क्वायर करेंगे बच्चों लोग, इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो -1 का हो जाएगा। वही लिखा है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। और दोनों तरफ फिर आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई का क्यूब हो गया और ये हो गया आपका माइनस का आई से मल्टीप्लाई करने पर तो आई का पावर 3 जो है माइनस आई के इक्वल हो गया। और फिर है अगर आई के दोनों साइड आई से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई के पावर 4 जो है तो ये किसके इक्वल हो गया, -i²। और आई स्क्वायर का वैल्यू तुरंत पड़े -1 होता है ना, तो -1 और माइनस बाहर है तो ये हो गया +1। मतलब आई का पावर 4 जो है 1 हो गया। अब गुरु जी आई के पावर 4 तक कहे लिखे वैल्यू, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि आई का पावर 4000 क्या होगा, आई का पावर 399 क्या होगा, आई का पावर 800 क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो 4 तक आपको याद करना बाबू, 4 तक जो है सो आपको याद रखना कि आई का पावर 1 √(-1) के इक्वल होता है, आई के पावर 2 -1 के इक्वल होता है, आई के पावर 3 -i के इक्वल होता है और आई का पावर 4 जो है 1 के इक्वल होता है। बस इतना ही याद करना। लेकिन इसके आगे जो नंबर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है। वो तरीका क्या है, तो तरीका ये है बच्चों लोग, इसको मिटा देते हैं। तो तरीका ये है
कि आपका मान लीजिए आई के पावर आपका रह गया 33 है ना, आई का पावर 33 रह गया, 4 से बड़ा है, तो आपको जो ना इसको तोड़ना होगा 4 के फैक्टर में बाबू। 4 के फैक्टर वही लिखे, देखिए क्या लिखा हुआ है इसको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई का पावर n, जब n बड़ा रहे 4 से तो क्या करना कि n को डिवाइड करना 4 से, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो आप देखिए 33 को करके दिखाते हैं, 33 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 32, ये 32 और रिमाइंडर बन गया 1, ये हो गया। अब देखिए m जो है क्वोशिएंट हो गया, m मेरा ये आपका m हो गया क्वोशिएंट है ना, और ये आपका r जो है रिमाइंडर हो गया, r आपका रिमाइंडर हो गया है ना। अब क्या बोला कि n को हम लिख सकते हैं बाबू, 33 को लिख सकते हैं ना, 8 4 इंटू में 8 प्लस का 1 एकदम लिख सकते हैं। और यहां फिर i का वैल्यू क्या निकलेगा, तो i का वैल्यू निकलेगा, देखिए क्या निकला, i का वैल्यू क्या निकला है, तो i का वैल्यू निकला 4m प्लस का r, तो 4m मतलब 4 इंटू में m क्या होता है बाबू, m क्वोशिएंट है, प्लस का 8 और प्लस का r क्या रिमाइंडर 1 हो गया, आई के पावर 4 प्लस इंटू में 8 और प्लस का 1। और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ, तो इसको बाबू इस तरह हम लिख सकते हैं। अब आई के पावर मान लीजिए बाबू आई के पावर 8 रहा या आई के पावर 2 रहा, तो इसको लिख सकते हैं ना आई के पावर 1 और इंटू में आई के पावर 1, मतलब ये प्लस में बाबू तो इसको नहीं लिख सकता है, आई के पावर 4 इंटू में 8, मतलब इसको डायरेक्ट 32 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 32 और इंटू में आई के पावर 1 है ना, आई के पावर 1 या आई के पावर यहाँ 4 इंटू में ऐसा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए आपको। ये 4 के पावर, ये 4 इंटू 8 लिख दिए और लिख दिया आई के पावर 1, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको लिखा ऐसे। अब देखिए इसको ऐसा लिखे बाबू, तो ये बन गया आई के पावर r, मतलब ये चीज गैप हो गया, क्यों गैप हो गया, क्योंकि हमको आई के पावर 4 पता है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है 4 32 होता है, तो इसको नहीं लिख सकते बाबू आई के पावर 4 और के पावर 8 एकदम लिख सकते, कोई दिक्कत है, आई के पावर 4 इंटू में 8 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकता है आई के पावर 4 के पावर 8, और आई के पावर 4 का वैल्यू पता है क्या होता है 1, और 1 का पावर कितना भी नंबर कीजिए बाबू 1 ही आना है, तो इसीलिए हम लोग जो है ना, जो कोई सा भी नंबर दिया हुआ है जो 4 से बड़ा है उसको 4 के फैक्टर में तोड़ देना। क्यों तोड़ना आपको पता चल गया, क्योंकि i के पावर 4 का वैल्यू हमको पता रहता 1, और 1 का कोई भी दुनिया जहां का स्क्वायर कीजिए, का पावर 5 कीजिए, का पावर 10 कीजिए, कुछ कीजिए 1 आवेक है, 1 आवेक है, तो यहां 1 आ गया बाबू इसका वैल्यू, और यहां बच क्या गया i, तो यहां आंसर क्या गया i के पावर 33 करेंगे तो क्या आ जाएगा, i आ जाएगा आंसर, समझ में आया। इसीलिए आपको जो है सो 4 तक याद रखना है बच्चों लोग, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ठीक है, तो आई के पावर 135 बोरा निकालने के लिए तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं ना, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों लोग, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया का 12, यहाँ 1 बचेगा, और फिर 4 तिया का 12, 3 बचेगा है ना, तो ये आगे पावर 3 हो गया, तो समझ में आया। यहां देखिए अब ये हल्का सा, ये आई के पावर 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 लिख के अब पावर में चढ़ाना होता है, यही ना कि यहाँ आई उसको लिखा जाता है उसी तरह। अब आई के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 4 तिया का 12, 4 तिया का 12, 1 बचा, ये हो गया 15, तो 15 फिर 4 तिया का 12, और यहाँ आई के पावर 3 हो गया है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए ना, 4 तिया का 12 और 4 तिया का 12 13 132, और आई के पावर 3 135 आ जाएगा वापस। इससे क्या फायदा हुआ, तो आई के पावर 4 का वैल्यू हमको पता है क्या होता है 1, और 1 के पावर 33 करेंगे तो 1 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आई के पावर 3 का भी वैल्यू पता है, आई के पावर 3 का वैल्यू क्या माइनस का है, मतलब इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया मेरा, इसका वैल्यू क्या आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया माइनस का आई, कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई माइनस आई आ गया। मतलब आपको आई के पावर कुछ भी दे बाबू तो उसको आपको 4 के फैक्टर में तोड़ देना। अब जैसे यहां देखिए आई के पावर माइनस 199 है, तो इसको क्या कीजिए पहले नीचे लेता है 1 बा आई के पावर 999, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए ये 199 लिखा हुआ है, इसको नीचे लेता है, उसको इसके बाद क्या करना है, इसके 4 के फैक्टर में तोड़िए बाबू, ये हो गया आई के पावर 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 4 दूनी का 8, यहाँ हासिल बचा 1, ये हो गया 19, और 4 चक्के 16, और यहाँ बचा 3, ये हो गया 39, तो हो गया 4 नंबर 36 और 3 39, मतलब यहाँ बचा आई के पावर 3, ये बचा आई के पावर 3 बचा। अब ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आई के पावर 4 और 249 लिखा हुआ बाबू, तो 1 के पावर 249 1 ही आना है। ये आई का पावर 3 लिखा हुआ था, आई का पावर 3 क्या होता है वैल्यू बाबू, तो आई के पावर 3 जो है हल्का सा ऊपर कर देते हैं इसको, या यही लिख देते हैं, आई के पावर 3 जो वैल्यू क्या होता है 1 बाय माइनस का आई होता है,
अब देखिए याद रखिएगा, क्या याद रखना आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना सो नीचे आई डाइजेस्ट नहीं करता है। मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पिताजी है और आई जो है उसका बेटा है। अब तू ही बता बाबू, कोई भी पिताजी चाहता है कि मेरा बेटा नीचे रहे मेरे से? कभी नहीं चाहता बाबू। वो हमेशा चाहता है कि हम जिस लेवल पे है ना, मतलब अगर पैसा के मामले में बताइए, किसी पोस्ट के मामले में बोलिए, तो हमेशा चाहता हूं कि हमसे आगे निकले। वो चाहता है कि ना हर बाप अपने बेटे के लिए। तो आई कॉम्प्लेक्स नंबर का सोचिए बेटा है, तो ये नीचे देखना पसंद नहीं करता कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसको ऊपर ले जाएगा। ये अगर ये नीचे है तो आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसको। इसको ऊपर लेके जाने का क्या तरीका है? तो आई से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और आई से डिवाइड भी कर दीजिए। आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आई स्क्वायर बन गया। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस का 1, और माइनस पहले से बाबू तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा आई, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आई, मतलब इसका आंसर जो है मेरा आई आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन करना। अब ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये क्या लिखा हुआ है? पहले माइनस लिखा हुआ है और रूट अंडर -1 क्या पढ़े? तुरंत आई पढ़े, तो ये आपका आई हो गया। मतलब मिला जुला के माइनस आई लिखा हुआ है। के पावर क्या होता है? तो 4n और प्लस का 3। अब देखिए 4n प्लस का 3 लिखा हुआ, n के जगह पर नेचुरल नंबर पुट करना, तो n के जगह पर मान लीजिए 1 पुट कर दिए हैं, नेचुरल नंबर है। तो 4 और 3 7 हो गया। अब नेगेटिव साइन है बाबू, और पावर 1 में आपका आ गया ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। ये कुछ हो रहेगा नंबर में, ये आपका नेगेटिव ही रहेगा, है ना, नेगेटिव ही रहेगा, एकदम रहेगा नेगेटिव। अब देखिए आई के पावर 4n प्लस का, ये आपका नेगेटिव का साइन तो मेरा हो गया, मतलब इसका काम तामझाम खत्म हो गया। यहां बचा क्या? सिर्फ आई। तो आई के पावर 4n प्लस का 3 है बाबू, तो इसको नहीं लिख सकते हैं आई के पावर 4n और इंटू में आई के पावर 3, ये जुड़ जाएगा फिर आई के पावर 4n प्लस का 3। अब इसको ऐसा लिख सकते बाबू, तो आप लोग को पता है कि आई के पावर 4n, n के जगह पर कुछ पुट कीजिए, ये आना क्या चाहिए? 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं इससे, ये 1 आएगा। तो बचा क्या बाबू? यहां सिर्फ आई के पावर 3 बचा, और आई के पावर 3 क्या पड़े? तुरंत माइनस का 1, माइनस पहले से बाहर, माइनस का आई, माइनस का 1 नहीं, माइनस का आई, माइनस पहले से बाबू बाहर, तो ये क्या हो गया? आई हो गया। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो याद रखिएगा, जब भी अगर आयतों का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो दो बात विशेष से याद रखना। पहला बात ये है कि आपको आई के पावर में जो लिखा हुआ है उसको 4 के फैक्टर में तोड़ना है, और दूसरा बात आपको ये याद रखना कि वो कभी भी नीचे नहीं रहेगा, नीचे देखना पसंद नहीं करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ फिर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, और उसमें जानते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या जानना है। अब जानना हमको इमेजिनरी क्वांटिटीज के बारे में। क्या जानना है? इमेजिनरी क्वांटिटीज। ये इमेजिनरी क्वांटिटीज या इमेजिनरी नंबर, व्हाटएवर जो कहिए आप, तो ये क्या होता है? तो आप कोई सा भी नेगेटिव रियल नंबर ले लीजिए बाबू, जैसे अभी तुरंत हम लिए ना, ये आपका नेगेटिव रियल नंबर, जैसे -1 लिए, इसका रूट चढ़ा दीजिएगा बाबू, तो ये बन क्या जाता है? इमेजिनरी नंबर। ये जो आई दिखा रहा है बाबू, ये इमेजिनरी नंबर का ही डिनोशन है, मतलब डिनोट कर सकते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर को। देखिए क्या लिखा हुआ, पहले अंग्रेज देखिए, अंग्रेजी बनिए, देखिए क्या व्हाटएवर जो कहिए क्या लिखा हुआ इंग्लिश में कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी क्वांटिटी। क्या लिखा हुआ है कि कोई सा भी नेगेटिव रियल नंबर का आप अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं बाबू, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी क्वांटिटीज। सिंपल सा डेफिनेशन। मतलब ये जो ना इमेजिनरी नंबर एक तरह से वो डिनोट करना चाह रहा है, जो आई लिख रहे हैं ना गुरुजी आप, वह है आपका इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी क्वांटिटी जो कहिए। समझ में आया? तब है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है माइनस का आई, लिखने का मतलब है जैसे ये माइनस का 1 रहा बाबू, तो इसको हम लिख सकते हैं आई। मान लीजिए यहाँ माइनस का 2 रहा, तो इसको भी नहीं ले सकता है के फॉर्म में। क्या -2 रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? आई के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग को पता है कि माइनस का 1 जो है और इंटू में √2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आ जाएगा वही, और -1 रूट अंडर -1 क्या होता है? आई होता है, तो ये बन गया √2i। समझ में आया? मतलब हम मिला जुला के ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप आई वाला टर्म लिख रहे हैं गुरुजी, वही आपका इमेजिनरी नंबर है, और डेफिनेशन के थ्रू जाइएगा तो वो कहता है कि किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालिएगा या स्क्वायर रूट कीजिएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी क्वांटिटीज। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जांपल में बताया भी गया है बाबू। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? रूट अंडर -5, रूट अंडर -9, रूट अंडर -9/4 एटसेट्रा व्हाटएवर कुछ एग्जांपल कीजिए। यहां देखिए सब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट किया हुआ है, यहां -5 है, -9 है, -9/4 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी क्वांटिटीज या इमेजिनरी नंबर। समझ में आया? अब आता हम लोग कुछ एक रिजल्ट है बाबू, वो रिजल्ट याद रखिए। क्या है रिजल्ट? तो रिजल्ट है बाबू कि यदि ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर है, तब रूट अंडर माइनस के इंटू में रूट अंडर माइनस का बी, ये इक्वल होता है माइनस रूट अंडर ए बी। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बताते हैं। जैसे हम आपसे पूछ दिए कि बताओ वो -3 और इंटू में -5 कितना होगा, और -5, तो अगर मैं चंगरिया लोग की करता है कि रूट अंडर
माइनस रूट दोनों में, तो माइनस का 3 और इंटू में रूट अंडर माइनस का 5, तो हो गया रूट माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रूट अंडर 15 हो गया। ये गलत है बाबू, ये जो है सो गलत है। ये गलत क्यों? ये जो है सब माइनस रूट अंडर 15 होगा बाबू, माइनस नहीं दिए तो ये आंसर गलत हो गया। कैसे हो बाबू? देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं हम लोग। ये रिजल्ट जो है ना, सो ये रिजल्ट क्या आता है? माइनस के साथ रूट अंडर ए भी आता है। जैसे बाबू यहाँ हम अगर इसको सॉल्व करें, रूट अंडर माइनस ए को सॉल्व करें, तो रूट अंडर माइनस ए को सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? तो इसको लिख सकते हैं -1 गुने रूट अंडर ए। कोई दिक्कत यहां तक? इसको ऐसा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब रूट अंडर -1 क्या होता है? आई होता है, मतलब ये चीज जो है मेरा आ गया आई रूट अंडर ए, यही आया। उसी तरह अगर रूट अंडर बी को, रूट अंडर माइनस बी को सॉल्व करेंगे बाबू, रूट अंडर माइनस बी को, तो क्या आएगा? तो आई रूट अंडर ए बी आएगा। यही सेम सेम है, खाली एक जगह पर बी है, ये आया। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, आई रूट अंडर ए और इंटू में आई रूट अंडर बी। अब बता बाबू आई इंटू आई क्या होता है? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या पड़े? माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस और रूट अंडर ए और रूट अंडर बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर ए बी। तो माइनस का ए बी आया बाबू। तो याद रखिएगा हमेशा एक रिजल्ट क्या याद रखना है कि रूट अंडर माइनस में रहा, इंटू में रूट अंडर माइनस में रहा, तो इसको गुनावा कीजिएगा तो वो नंबरवा तो आपस में गुना होबे करेगा रूट के साथ, लेकिन माइनस का साइनवा जो है बाहर आएगा। समझ में आया कैसे आएगा? सो दिखा दे करके, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते क्या लिखा हुआ? माइनस रूट अंडर 144, तो 144 होता है तो उसको रूट तो पता है हमको, लेकिन माइनस के साथ है तो इसको लिख दीजिए ऐसे बाबू, -1 इंटू में रूट अंडर 144, और 144 किसका रूट है बाबू? 12 का, तो ये हो गया आपका 12, और रूट अंडर -1 कितना होता है? आई, तो 12 आई हो गया आंसर ये। उसी तरह यहां देखिए ये आपका माइनस का 4 है, इंटू में माइनस का 9/4 है, ये a इंटू बी में बढ़ गया, इंटू बी में बना, तो क्या होता है? माइनस का साइन के साथ आता है, यहाँ आपका माइनस के साइन के साथ आता है। देखिए यहाँ एक ही नंबर है, ये याद रखिएगा। यहाँ ऐसा नहीं सोचेगा कि सर ये कोई कंसेप्ट वगैरह लगा दीजिए ना, तो यहाँ नंबर दो रहना चाहिए बाबू, यहाँ एक ही नंबर है तो 2 नंबर रहेगा चाहिए, दोनों नेगेटिव के साथ रहना चाहिए रूट के साथ। जैसे यहाँ है तो रूट अंडर यहाँ भी है और रूट अंडर माइनस यहाँ भी है, तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्या होता है? माइनस और रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर ए बी मतलब ये 4 गुने में 9/4, 9/4 यही ना किए, 4 गुने में 9/4, माइनस के साथ माइनस यहाँ भी है नेगेटिव, इंटू में नेगेटिव साइन है, तो क्या होता है? माइनस और रूट अंडर ए बी, मतलब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कट गया बाबू 4 से 4, तो ये क्या गया? माइनस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। चलिए जब ये चीज समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं उसमें क्या समझना है। देखिए अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये चीज जो अभी जितना भी बताया चीज आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे वाला कहानी था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं रियल में होता क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हल्का सा अंग्रेजी समझ लेते हैं ना, अंग्रेजी बन जाते हैं पहले। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है कि यदि इफ ए बी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, देन ए प्लस आई बी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वही अभी तुरंत बताया आप लोग को, क्या बताएं कि मान लीजिए अगर आई कोई सा भी नंबर में दिखे तो आपको 100% कर देना कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं दिखे तो ऐसा नहीं कहना कि वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहां देखिए बाबू लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, वैसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे जिसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब a क्या दिखाता है बाबू? रियल नंबर, और b भी क्या रहता है? रियल नंबर। लेकिन यहां देखिए बाबू a क्या दिखाता है? a और b दोनों जो है रियल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन क्या देखना है यहां? तो ये देखना है कि अगर a प्लस आई बी के फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर रियल इमेजिनरी नंबर रहा या इमेजिनरी पार्ट रहा, जैसे 9 आ रहा तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहेंगे, ये गलत बात है बाबू। यहां 5 है, 5 रहा तो 3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहेंगे, एकदम गलत बात है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल सा उसे कहते हैं जिसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों, जैसे a प्लस आई बी लिखे तो a तो बन गया रियल पार्ट और a आई बी जो है आपको बन गया इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों पार्ट वार रहेगा, हो सकता है कोई पार्ट रहा कोई पार्ट नहीं रहा, तो उस केस में भी बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे यहाँ देखिए ना बाबू 5 लिखा हुआ है, तो 5 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एकदम है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 5 जिसमें इमेजिनरी पार्ट जो इसमें 0 होगा, 0 आई होगा, प्लस का 0 आई। समझ में आया? मतलब वैसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है जिसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। समझ में आया? बस इतना ही समझना है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तो अब बात क्या यहाँ की रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, कहाँ गया? z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो ये a प्लस आई बी, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? तो i के साथ जो कोफिशिएंट में रहता है बाबू, i का कोफिशिएंट जो रहता है वो आपका कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, और जो सिंगल एक डिजिट के साथ रहता है अकेले अलॉन,
खड़ा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग वो रियल पार्ट है। वही लिखा हुआ देखिए, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी देन a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब a को हम लोग बोलेंगे वो रियल पार्ट ऑफ z है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आपका b जो है सबका इमेजिनरी पार्ट हो गया। समझ में आया? मतलब i के कोफिशिएंट वाला को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, और जो सिंगल नंबर के साथ खड़ा रहता है उसको बोलेंगे वो रियल पार्ट है, रियल वो रियल दादा है, मतलब उसको कोई आवश्यकता नहीं है किसी की, लेकिन इसको आवश्यकता है इमेजिनरी i की, इमेजिनरी पार्ट को, है ना। फिर देखिए, फिर आता है कि रियल पार्ट ऑफ z इज डिनोटेड बाय, रियल पार्ट ऑफ z को डिनोट करते हैं किससे? r और z लिखते हैं, और रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को डिनोट करते हैं im और z से। इमेजिनरी इम का शॉर्ट फॉर्म है, और z जो है सो रियल, मतलब z जो है सबका कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है कि ये z कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आया? फिर देखिए एग्जांपल में दिखा दिया बाबू, ये इसमें देखिए 2 + 7i लिखा है, तो 2 जो है आपका रियल पार्ट ऑफ z हो गया, और 7 जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया। फिर आता बात कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है। अब जैसे हम आपसे बात करें प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी समझने से पहले आप ये बात बताइए कि आप लोग दूध तो जरूर पीते होंगे, गाय भैंस का किसी का दूध पीते होंगे, तो जो गारता है उसको बोलते हैं महतो ना, तो महतो से कभी आप लोग बोलते हैं ना कि हमको प्योरली दूध दीजिए, तो प्योरली दूध का मतलब क्या चाहिए कि उसमें पानी नहीं मिला होना चाहिए, यही ना कहने का मतलब है। अब जैसे देखिए दूध में पानी मिलता है, ऐसा नहीं कहिएगा सर दही तो मिल सकता है, हम जिस चीज में बात कर रहे हैं अभी तो उसमें पॉसिबिलिटी सिर्फ पानी का ही हो सकता है। इसी तरह हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में बात कर रहे हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी, चाहे रियल पार्ट चाहे इमेजिनरी पार्ट, यहाँ थर्ड पार्ट नहीं लेते आइएगा। तो जैसे हम दूध के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें पानी मिलने का भी पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग बोलते हैं महतो को हमको प्योरली दूध चाहिए। अब प्योरली दूध का मतलब आप क्या समझे? तो प्योरली दूध का यही ना समझे हम कि उसमें पानी नहीं मिक्स होना चाहिए, यही समझे हम। तो उसी तरह अगर यहां बात कर रहे हैं बाबू कि प्योरली इमेजिनरी चाहिए, तो हम लोग कंसर्न 2 कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं। एक आपका रियल पार्ट मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। हमको चाहिए प्योरली, जैसे फर्स्ट में बात करेंगे हम प्योरली रियल चाहिए हमको, तो प्योरली रियल के लिए प्योर इमेजिनरी पार्ट को हमको 0 होना पड़ेगा। जब इमेजिनरी पार्ट 0 रहेगा तभी हमको रियल प्योरली रियल मिलेगा। हम प्योरली दूध पूछेंगे, हमको प्योरली दूध चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? जो आपका क्या बोलते हैं पानी की क्वांटिटी वो 0 होना चाहिए, पानी की क्वांटिटी होना ही नहीं चाहिए। तो पानी का क्वांटिटी अगर 0 रहा तो बोलेंगे कि दूध जो है सो प्योर दूध मिला हमको। उसी तरह अगर हम प्योरली रियल के बारे में बात करेंगे बच्चा लोग, तो जो इमेजिनरी पार्ट रहता है वो आपका 0 रहता है। समझ में आया? और उसी तरह हम प्योरली इमेजिनरी के बारे में बात करेंगे तो आपका रियल पार्ट आपका 0 होगा, मतलब प्योरली रियल तो इमेजिनरी पार्ट 0, और प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट 0। बस यही बात याद रखना है इसमें। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट था। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। किसके बारे में? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकता है? तो ये जो है बाबू से एकदम जुड़वा भाई वाला कहानी है। कहने का मतलब है कि जुड़वा भाई तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी 2, 4, 5 सेकंड का डिफरेंस रहता है। ये बोलते हैं ना हो बहु, जैसे आप लोग मैट्रिक्स पढ़े ना, तो इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं कि ए मतलब ए और बी 2 मैट्रिक्स है, और ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के इक्वल हो तभी बोलेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, ऐसा ही बोलते हैं। उसी तरह ये जो ना बाबू क्या बोलते हैं? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। मान लिया हम Z1 जो है सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, व्हाटएवर कुछ भी, और Z2 जो है सो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिए तो कुछ ना कुछ रियल पार्ट होगा, कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा इसका। तो कुछ ना कुछ रियल पार्ट होगा और कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 कुछ होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कुछ होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। और यहां भी आपका कुछ ना कुछ रियल पार्ट होगा बाबू लोग, तो रियल पार्ट ऑफ Z2, और यहां भी आपका इमेजिनरी पार्ट होगा कुछ भी Z2। आप देखो बाबू ये आपका इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहलाता है? जब पहलका वाला के रियल पार्ट ऑफ Z1 ये दूसरका के रियल पार्ट ऑफ Z1 के इक्वल हो। दूसरा कंडीशन एक कंडीशन में फॉलो करने से सिर्फ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 और 5 रहा तो मैच किया तो बोल दिए कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो से इक्वल है, गलत बात है बाबू। और इमेजिनरी पार्ट में इक्वल रहना चाहिए बाबू, दोनों अगर इक्वल रहा तबे बोलेंगे कि हम लोग ये जो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कहने का मतलब मिला जुला कर हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकता है जब किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो, और
किसी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और दूसरा का कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दूसरे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसी केस में हम बोलेंगे कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इक्वल कहलाएगा, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। वही कहता है इक्वलिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है इक्वलिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर कि इसको मिटा देते हैं, तो इक्वलिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a1 प्लस का i b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस का i b2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ a1, देखिए पहला के रियल पार्ट a1 इज इक्वल टू a2 और b1 इज इक्वल टू b2, दूसरा का इमेजिनरी पार्ट b1 इज इक्वल टू b2, और यहां लिखा भी है बाबू रियल ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल ऑफ z2 और एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। वही जो भी बताएं वही इंग्लिश में झाड़ दिया है इसमें, समझ में आया? कोई दिक्कत इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि यदि 4x प्लस का i 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 प्लस का i माइनस का 6 वेयर x एंड y जो है सो आपका रियल नंबर है, तुमको फाइंड करके बताइए कि x और y का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए बाबू यहाँ क्या है, रियल पार्ट का कोफिशिएंट, तो रियल पार्ट का कोफिशिएंट है मेरा x 4 है ना, रियल पार्ट मेरा x है और उसका कोफिशिएंट 4 है, और यहाँ रियल पार्ट का कोफिशिएंट क्या है, तो रियल पार्ट का कोफिशिएंट मेरा 3 है। तो जो बाबू ये 4x लिखा हुआ बाबू, ये आपका 4x लिखा हुआ है, ये 4x। देखिए रियल पार्ट हम क्या बोले कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी रह सकता है, कब रह सकता है, जब दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में रियल पार्ट इसमें क्या बाबू 4x है पूरा है ना, i नहीं तो 4x पूरा रियल पार्ट हो गया, तो ये 4x इक्वल होगा किसके, यहाँ ये देखिए रियल पार्ट कौन है 3, तो ये हो गया 3। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ i रखा हुआ है। फिर उसी तरह यहाँ देखिए बाबू लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3x माइनस का y है, 3x माइनस का y है, ये इक्वल होगा किसके, तो -6 के इक्वल हो। यहां तक समझे क्या बोला, क्या है बोल दिया कि दोनों जो है इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमको x और y का वैल्यू निकालिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकता है जब पहलका वाला के रियल पार्ट दूसरा का वाला के रियल पार्ट के इक्वल हो, और पहलका वाला के इमेजिनरी पार्ट दूसरा के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, है ना। अब देखिए यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू निकलेगा 3/4 है ना, x का वैल्यू 3/4 निकलेगा। 3/4 फुट कीजिए यहाँ, 3 इंटू में 3/4 और माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 6, y को उस साइड भेज देंगे तो ये y हो गया, y को उस साइड भेज दिए है ना, y को उस साइड भेज दिए, अब -6 को इस साइड लेता है तो ये हो गया 3 तिया का 9/4 और ये हो गया प्लस का 6 है ना, इसको उस साइड भेजे इसको उस साइड लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 4 छक 24 और 6 आपका 30 हो गया, 30 और 3 33, तो 33/4 हो गया है ना, ये हो गया मेरा y का आंसर। x का वैल्यू निकल गया 3/4 और y का वैल्यू निकल गया 33/4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आपको समझ में आया होगा, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए जब ये सारा कुछ समझ में आ गया तो मूव करते नेक्स्ट स्लाइड में, जानते नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ना है। अब देखिए अब हम लोग को जानना है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अलजेब्रा जैसे ही कहा तैसे आपको दिमाग में तुरंत मतलब क्या बोलते खटकना चाहिए कि अलजेब्रा का मतलब है कि जोड़ घटा गुना भागा, यही सब बात करना वाले है, यही होता है अलजेब्रा का मतलब, तो यही होता है ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बात हो रहा है तो जोड़ना घटाना गुना करना भाग करना व्हाटएवर यही सब, तो उसी चीज के बारे में बात करेंगे अभी। अब लिखा हुआ क्या सबसे पहला, तो सबसे पहले लिखना है मतलब पढ़ना है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले क्या जानना है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मतलब दो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ सकते हैं, तो हल्का अंग्रेजी बनते हैं, अंग्रेजी समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस का i b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस का i b2 और z1 प्लस का z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन देयर सम, तो इसके सम को z1 प्लस z2 को कैसे डिनोट करते हैं, तो a1 प्लस का a2 और प्लस का i b1 प्लस का b2। ये क्या आप ये जो इक्वेशन को देख रहे हैं इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो ये इस इक्वेशन से यही समझ में आ रहा है गुरुजी हमको कि कोई सा भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करेंगे तो रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है सो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। जैसे यहाँ रियल पार्ट पहले कॉलम कौन था a1 और दूसरा का रियल पार्ट था a2, तो सब दोनों साथ में ऐड हुआ, और पहलका के इमेजिनरी पार्ट था b1 और दूसरा के इमेजिनरी पार्ट था b2, तो ये सब दोनों साथ में ऐड हुआ। बस ये सिंपल सा, को इसमें इंटर फिंटर नहीं करना है। क्या है दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड किया करने दिया जाए आपको तो क्या करना है, सिंपल, तो आपको करना है कि पहलका वाला के रियल पार्ट दूसरा के रियल पार्ट से ऐड कर देना है और पहलका के इमेजिनरी पार्ट दूसरा के इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देना है। बस उसी को बोलेगा हम लोग क्या चाहिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि z1 जो है सो आपका दिया हुआ है 2 प्लस का 3i, z2 जो है दिया हुआ 3 माइनस का 2i, तो हमको फाइंड करना बोल रहा है कि z1 प्लस का z2। अब z1 प्लस का z2 फाइंड करने के लिए बोल रहा है बाबू लोग z1 प्लस का z2,
फाइंड करने का क्या तरीका बताएं हम कि रियल पार्ट को ऐड कीजिए, इसका रियल पार्ट क्या है 2 और इसका रियल पार्ट क्या है तो 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 3 है ना, 2 प्लस का 3 और प्लस का i लिख दीजिए है ना, प्लस का i। इमेजिनरी पार्ट को ऐड कीजिए, इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है तो इमेजिनरी पार्ट है मेरा 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है तो इमेजिनरी पार्ट 3 और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है तो 2 सिर्फ नहीं है बाबू, माइनस का 2 है क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन डाला है तो साइन के साथ लिखना है, तो यहाँ क्या माइनस का 2, तो ये हो गया आपका माइनस का 2 है ना। अब ऐड कर दीजिए इसको, 2 और 3 कितना होता है 5, तो ये 5 लिख दिए, ये हो गया 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा 1, तो ये हो गया i, तो 5 प्लस का i हो गया, इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा 5, 2 और 3 5 और 3 में 2 जाएगा तो i, तो यही हो गया 5 प्लस का i, सिंपल सा। रियल पार्ट को ऐड कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ में आ गया, अब इसका प्रॉपर्टीज जानते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या जानते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है बाबू, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एडिशन होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए हम जितने भी आप लोग को प्रॉपर्टी बताएंगे तो सबसे पहले आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में रिलेट कीजिएगा, सबसे पहले वो वर्डवा जो है ना, ये वर्ड जो लिखा रहता है, ये क्लोजर, ये कम्यूटेटिव, ये एसोसिएटिव, ये आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये वर्ड आप लोग जानिए बाबू, ये वर्ड आपको पता रहेगा ना तो आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेगा तो वहां घुसा दीजिएगा, एडिशन में सिर्फ बात करेगा तो वहां घुसा दीजिएगा। कहने का मतलब है कि आपको अगर वो वर्ड के बारे में पता रह गया ना तो किसी के साथ ऐड करने के लिए बोले, किसी के साथ कोरिलेट करने के लिए बोले, इजीली कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात किया करने बोला है ना कि जो एडिशन है, एडिशन लो या एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होल्ड करता है क्लोजर लो को। आप सोच रहा हमें क्लोजरे पता नहीं है कि कोची होता है तो हम ये लोबा के जान के क्या करेंगे, उसको अगरबत्ती जलाएंगे जय माता दी करके नहीं जलाएंगे, आपको क्लोजर के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए क्लोजर क्या होता है, क्लोजर होता है ना बाबू कि जैसे हम अभी मान लीजिए हम सपोज दैट 2 को नेचुरल नंबर ले लिए, 1 और 2 को नेचुरल नंबर ले लिए। अब 1 और 2 के साथ कोई सा भी गेम प्ले कीजिएगा ना बाबू, कोई सा भी गेम खेलिएगा, अगर वो वापस वो रिजल्ट दे दे जो मतलब मान लीजिए कोई ना कोई रिजल्ट दे दिया वो और वापस वो जो रिजल्ट दिया वो वापस आपका नेचुरल नंबर हो गया बाबू, तो उस केस में कहेंगे कि ये आपका क्लोजर लो को होल्ड करता है। क्या बोले फिर से सुनिए, हम बोले कि 1 और 2 को ले लिए नेचुरल नंबर, 1 और 2 को नेचुरल नंबर ले लिए और 1 और 2 के साथ कुछ हम गेम खेल दिए या कुछ व्हाटएवर कुछ सॉल्यूशन में यूज कर दिए, कुछ कर दिए, लेकिन ये सब दोनों नंबर के सॉल्व करने के बाद अगर जो नंबर आता है सॉल्व करने के बाद कोई नंबर आएगा और जो नंबर आएगा ना बाबू अगर वापस वो अगर नेचुरल नंबर रहा तो कहेंगे कि क्लोजर लो को होल्ड करता है, और अगर नहीं रहा तो कहेंगे ये क्लोजर लो तो है ही नहीं है। मान लीजिए वो जो नंबर बॉक्स सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इंटीजर्स, तो बोलेंगे क्लोजर लो नहीं है। बस अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा है तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर लो होल्ड करता है। इस बात से ये कहना चाह रहा है ये कि आप कोई सा भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, मान लिए हम ले लिए एक ले लिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस का 3i ले लिए है ना, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक ले लिए हम 1 प्लस का i, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्या कहना चाह रहा है क्लोजर लो कि इस दोनों को ऐड कीजिए, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 और 3i प्लस का i 4i। अब बताओ बाबू जो इस दोनों को ऐड किए तो वापस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एकदम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यही कह रहा है कि अगर ऐसा है तो ये क्लोजर लो को होल्ड करता है, तो है एकदम दिख रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए तो वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये होल्ड करता है किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं दूसरा का प्रॉपर्टी, दूसरा का प्रॉपर्टी क्या कहता है कम्यूटेटिव। तो पहले वर्ड वो समझिए क्या होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है बाबू कि कोई सा भी 2 नंबर लीजिए, अगर कोई 2 नंबर वाली है जो सब जैसा हम सॉल्व कर दिए, पहले ए को रखे फिर बाद में बी को रखे, लेकिन फिर हमारा मन किया कि कम्यूटेटिव के बारे में बता रहे याद रखिएगा, तो फिर मन किया कि नहीं पहले बी को पहले रख दो और बाद ए को रखो। अगर ए को पहले रखे फिर बी को बाद में रखे, और एक केस में ऐसा लिए कि बी को पहले रख दें और ए को बाद में रखे, अगर दोनों केस में देखें आंसर पर रिजल्ट में सेम आ रहा है तो उस केस में कहेंगे कि ये क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब एडिशन के केस में देखिए बाबू लोग, जैसे अभी वही जो लिखे था ना बाबू, अभी यही लिखे था, तो देखिए हम जो सब पहले इसको ऐड किए उसके बाद इसको ऐड किए, है ना, ऐसा ही ना किए। यहां जो अभी हम निकाले हम अभी इसको मान लीजिए हम Z1 है, ये आपका Z1 है और ये आपका Z2 है ना, ये आपका Z1 है और ये आपका Z2, तो यहाँ क्या निकाले तो Z1 प्लस का Z2 निकाले तो आया 3 प्लस का 4 आया। अब बता बाबू अगर हम Z2 प्लस का Z1 निकालेंगे तो भी मेरा यही ना आएगा बाबू, क्या आएगा 3 प्लस का 4 आएगा, 4i 3 प्लस का 4i आएगा,
तो वही कहता है कि एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव क्या कहता है, या एडिशन लॉ जो है, या एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप कोई सा भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, जैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें Z1 और Z2, तो Z1 प्लस Z2 निकालिएगा, ये इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। मतलब पहले आप Z1 को ऐड कीजिए और दूसरा का इक्वेशन में पहले आप Z2 को ऐड कीजिए। ये हमेशा अगर इक्वल रहा तो कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या होल्ड करता है। तो एडिशन के केस में देख लीजिए बाबू, हमेशा इक्वल रहता है, और इस केस में अगर इक्वल रहा तो इसको बोलेंगे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सो होल्ड करता है किसको, कम्यूटेटिव लॉ को। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग एसोसिएटिव में। तो अब फिर बात आती है कि ये वर्ड हमको पता रहना चाहिए। एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलेगा तो उसको बस हम अपने से बैठा के बोल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली हमको वर्ड पता चल जाएगा तो क्या है उसमें कह देंगे। अब देखिए एसोसिएटिव के बारे में जानते हैं। तो एसोसिएटिव क्या होता है बाबू, तो एसोसिएटिव होता है इसमें 3 नंबर के, बेसिकली 3 नंबर कंसिडर करते हैं हम लोग। तो 3 नंबर में बात किया जाता है। अब 3 नंबर में बात किया कैसे जाता है, तो किया जाता है इसे बाबू, जैसे हम मान लीजिए हम ले लिए बी और सी, तो ये कहता बाबू एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव की कहता है कि अगर ए बी को आप पहले कुछ जोड़ घटा गुणा भाग कुछ कीजिए और फिर वापस सी के साथ कीजिए। अगर मान लीजिए रिजल्ट आ गया ए बी सी, मान लीजिए ऐसा रिजल्ट आ गया, सपोज दैट हम फिर क्या किए, फिर लिए 3 नंबर बाई ए बी सी। लेकिन अगर में सोच रखी किए, देखिए पहले हमें ए बी गए बाबू, पहले के नंबरों में ए और बी को सॉल्व किए और दूसरा का बार हम किए बी और सी को सॉल्व, मतलब यहां से जो रिजल्ट आया फिर अब बी सी, मतलब ए और बी को सॉल्व किए तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, उसके बाद सी के साथ किए, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे किए। लेकिन अगर में सोच रहा हम किए, अगर हम बी और सी का पहले का नंबर हम कर दिए हैं, उसके बाद ए के साथ किया, अगर में कैसे ए बी सी के इक्वल आ रहा है बाबू, तो इस केस में कहें कि ये एसोसिएटिव लॉ को प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, इसी को बोलते बाबू। तो बस यहां अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यही है। और अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में बात भी कर रहा है किसका, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये वही कहता है कि हम Z1 Z2 Z3 को सभी कॉम्प्लेक्स नंबर लिए 3, हम क्या किए, पहले Z1 और Z2 को ऐड कर दिए, उसके बाद हम Z3 को ऐड किए। ये अगर इक्वल रहा बाबू, पहले हम Z2 और Z3 को ऐड किए, उसके बाद Z1 के इक्वल किए, तो Z1 के जोड़े अगर ये सब दोनों केस में इक्वल रहा तो इसको इस केस में बोलेंगे कि आपका जो क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आता है हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी का मतलब ये समझ में आ रहा है, आइडेंटिकल होगा, कुछ भी करेंगे तो वापस वही आएगा। तो ये कहना एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव को गोली मारिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल मतलब कोई सा भी एलिमेंट लीजिए और उसके साथ कुछ चीर-फाड़ कीजिए, वापस अगर वह एलिमेंट आ गया ना तो उसके साथ जो चीर-फाड़ कर रहे हैं ना वो कहलाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, वो जो चीज वो कहलाएगा। जैसे हम ए लिए है ना, अब ए के साथ कुछ चीर-फाड़ करके हम वापस ए ला लिए, यहाँ कुछ चीर-फाड़ किए तो वापस ला लिए ए ला लिए, तो इस केस में जो ये चीर-फाड़ किए बाबू ये कहलाएगा आपका आइडेंटिटी, ये चीज जो है आपको कहलाएगा आइडेंटिटी, है ना, ये चीज आपका आइडेंटिटी कहलाएगा। समझ में? अब उसमें बात किया है एडिटिव आइडेंटिटी में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात किया है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या कर रहा है, एडिशन में बात कर रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और आप बताइए कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो बताओ बाबू, 0 ऐड करेंगे तो नहीं होगा, तो वही लिखा कि 0 ऐड करेंगे तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इस केस में 0 क्या बन गया, तो 0 बन गया मेरा एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या बन गया, क्योंकि 0 ही मेरा सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ला दे रहा है, तो आइडेंटिकल बन रहा है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल। तो देखिए यहाँ Z को ऐड किए कुछ भी से और वापस ये Z बन गया, आइडेंटिकल बन गया। तो इस केस में 0 जो है तो मेरा क्या कर रहा है कि वो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या था कि क्या चीज ऐड किए कि बन गया मेरा क्या चीज, वही सेम चीज, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड किए कि वापस वही सेम चीज बन गया। अब एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, तो एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इनवर्स यही ना कहता है, कोई इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या ऐड कीजिएगा कि वो 0 बना दे। ये सब दोनों जन बाबू, ये सब दोनों हल्का सा कुछ ना कुछ रिलेशन देता है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या देखे कि क्या ऐड करे कि वापस वही चीज बन जाए, और एडिटिव इनवर्स में क्या कहता है कि क्या चीज में ऐड करें कि वो 0 के इक्वल हो जाए। अब बताओ बाबू, हम Z लिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या ऐड करेंगे कि वापस ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो -Z यूज ऐड करेंगे तो ये क्या 0 के इक्वल हो जाएगा। -Z ऐड करेंगे तो अब -Z ऐड के बाबू, तो इस केस में जो ये -Z1 बाबू ये कहलाएगा आपका ये एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है।
एडिटिव इनवर्स है। समझ में आया? इस केस में जो ये माइनस जेड है ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स है किसका? जेड का, ऑफ जेड, है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है बाबू, अगर पूछ दिया कि माइनस जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस जेड में क्या ऐड करेंगे? जीरो आ जाएगा, तो प्लस का जेड ऐड करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आएगा। तो इस केस में ये जेड को बोलेंगे हम लोग, ये जो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स है किसका? तो ये माइनस जेड का है। ये एडिटिव इनवर्स है किसका? माइनस जेड का। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए, सिंपल सा चीज है, बचपने से पढ़ते आ रहे होंगे सब चीज। अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो जैसा अभी हम लोग एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जाने, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यही ना जाने कि दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और दोनों के रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना। बस उसमें भी इसमें भी सेम का था सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या कहता है कि एडिशन को एडिशन के साथ नहीं, आपको रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना। देखिए क्वेश्चन का थ्रू समझिए इसको। क्वेश्चन में कहा कि Z1 जो है -2 प्लस का 3 आई है और Z2 जो है सो 4 प्लस का 5 आया है। तो हमको फाइंड करने बोल रहा है Z1 माइनस का Z2। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? Z1 माइनस का Z2 इज इक्वल टू Z1 क्या बाबू? माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और फिर ये माइनस का साइन होगा और यहाँ क्या माइनस का 4 है तो यहाँ 4 हो गया, है ना, ये 4 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है तो घटाना है आपको। फिर यहाँ रियल पार्ट ऑफ क्या है? 3 है तो 3 लिख दिए और यहाँ क्या, तो यहाँ माइनस का 5 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 है। अब यहाँ बात समझने वाली आती है, जैसे यहाँ आप अगर -5 लिखते हैं बाबू, जैसे हमको इसको इससे घटा रहे हैं, इसको इससे घटा रहे हैं, तो अगर यहां हम बीच में प्लस का साइन डाल देते हैं तो आप इसका साइन क्या लिखिएगा? तो साइन लिखिएगा माइनस का 5 आई, माइनस का 5 आई, है ना, माइनस का 5 आई, यही तो लिखेंगे। लेकिन अगर यहां माइनस का साइन डालते हैं तो यहां साइन क्या होगा? माइनस प्लस का साइन जो यहां से अलग अलग होगा। देखिए बाबू हम घटाने के लिए बोल रहे हैं, तो घटाना कैसे है? तो बीच में आपका प्लस वाला साइन रहेगा। देखिए यहां भी लिखा हुआ है, देखिए पहले पढ़िए। यहां Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस का IB1 है और Z2 जो है 80 प्लस का IB2 है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया बाबू? तो देखो यहां Z1 माइनस का Z2, देखिए बीच में प्लस का साइन रखा है, लखा प्लस का साइन। आप लोग यहां माइनस का भी साइन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यहां माइनस का साइन रखेगा तो यहां आपका साइन प्लस का रखना पड़ेगा। जो आपका यहां साइन हुआ, साइन क्या प्लस का, तो यहां प्लस का साइन रखना पड़ेगा। लेकिन यहां जब प्लस का रखें तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन होगा। वही चीज यहां लिखा है, यहां माइनस का साइन प्लस का साइन रखा है और A1 को A1 के A2 के साथ सब्ट्रैक्ट किया बाबू, A1 को A2 के साथ और B1 को B2 के साथ वही किया। देखिए यहां भी हम लोग क्या किए, -2 को सब्ट्रैक्ट किए -4 के साथ और फिर आपका 3 को सब्ट्रैक्ट किए किसके साथ? 5 के साथ। यहां आई नहीं होगा बाबू, आई तो आपको बाहर होता है ना, 5 के साथ सब्ट्रैक्ट किए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया -2 और -4, तो ये हो गया माइनस का 6 और 3 में माइनस का 5 जगह तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 2 आई। यहीं से देख लीजिए आपका -2 और -4, माइनस का 6 और 3 में 5 जाएगा तो माइनस का 2 है, वापस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन में या इसका स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अब किसके बारे में? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसको हल्का समझना जरूरी है, और क्या होता है सो पहले देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, Z1 लिए A1 प्लस का IB1 और Z2 लिए A2 प्लस का IB2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और तब इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे Z1 इंटू Z2। तो यहां देखिए कैसे गुना करना है बाबू लोग, I1 प्लस का IB1 इंटू में I2 प्लस का IB2। अब देखिए ये जो फॉर्मेटवा लिखे हैं बच्चों लोग, ये फॉर्मेटवा आपको क्या समझ में आ रहा है? तो देखिए बाबू हम कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी में बात करें, वो उसका फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बोल दिए हम तो उसका फॉर्मेट ही रहता है कि A प्लस IB का रहेगा फॉर्म, मतलब ए रियल पार्ट एक साइड रहेगा और एक साइड इमेजिनरी पार्ट रहेगा, यही ना कहता है। तो मल्टीप्लिकेशन में बस उसी तरह किए बाबू, हम इसको पर्टिकुलर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, इसको आराम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट को एक साइड लिख दिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लिख दिए, बस और कुछ नहीं किए हम। मल्टीप्लाई किए, देखिए A1 मेरा क्या था, किधर गया किधर गया किधर गया, A1 मेरा Z1 मेरा क्या था, ये था, और Z2 मेरा ये था, सब दोनों को मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट को एक साइड लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लिख दिया। अब यहाँ कहिएगा सर यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो बाबू I और I को मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर होगा ना, I स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो -1, इसलिए यहाँ माइनस का B1 B2 आया।
समझ में आया? देखिए क्वेश्चन के थोड़ा और समझ में आएगा बढ़िया से। Z1 लिखा है 3 प्लस का, देखिए Z1 क्या लिखा हुआ है, तो Z1 मेरा है 3 प्लस का 2i, 3 प्लस का 2i है, और Z2 क्या, तो Z2 है मेरा 2 माइनस का 3i। हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू में Z2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। Z1 क्या हमारा, तो Z1 है 3 प्लस का 2i, तो 3 प्लस का 2i कर दिए, 3 प्लस का 2i, और Z2 क्या है, तो Z2 हमारा 2 माइनस का 3i, तो 2 माइनस का 3i कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक? आप कुछ नहीं कीजिए, आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस का 3i और 3 प्लस का 2i, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6 माइनस का, और 3 तिया का 9i, ये कर दिए। 2i से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 2 दूनी का 4i, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 तिया का 6i स्क्वायर, है ना? कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नहीं, सिंपल है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2i को इससे मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कीजिए बाबू इसको। ये हो गया आपका 6, ये हो गया माइनस 9i और प्लस का 4i, तो ये हो गया माइनस का 5i, और ये क्या हो गया आपका माइनस का आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था, माइनस का 1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 हो गया, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, तो यहां लिख दिया 12 और माइनस का 5i। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नहीं किया, सिंपल पर्टिकुलर मल्टीप्लाई कर दिए इसको। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर दिए, रियल पार्ट को हम लोग एक साइड लिख दिए बाबू, ये 12 रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लिख दिए, कुछ नहीं किया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, जब इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आप जानते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, फटाफट देखते हैं। एडिशन, आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर या एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी समझिए। पहल का प्रॉपर्टी वही का था बाबू, क्लोजर जो है ना। अब आपको सिर्फ यहाँ वर्डवा, आपको यहाँ तुरंत ये वर्डवा दिखे तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि कहना की चाह रहा है, ये वर्ड दिखे तुरंत समझ जाएंगे। अब यहाँ पहल का क्या बोला बाबू, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई सा भी आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो बोलेंगे क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आता ही है। देखे ना तुरंत यहाँ मल्टीप्लाई किया बाबू, तो ये मल्टीप्लाई है ना किया, मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस केस में कहेंगे कि ये आपका क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। दूसरा का मैं क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही होता है कि Z1 इंटू में Z2 किए और फिर Z2 इंटू में Z1 कर दिए, दोनों केस में अगर इक्वल रहा तो इस केस में कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो ये जो है इक्वल रहता है जनरली। ये आपका उसमें पढ़िएगा ना बाबू लोग, किसमें कॉम्प्लेक्स मतलब जेन्युइन फॉर्मूला में, तो उसमें नहीं होल्ड करता, लेकिन इसमें जो है आपका होल्ड करता है। जैसे यही देखिए ना, आपका ये रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहा है। जेन्युइन समझिए बात, आपको समझना जरूरी है। इसको इधर लेते जाइए, इसको इधर लेते जाइए, तो बाबू इधर या इधर लेके जाएंगे बाबू तो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा बाबू, याद रखिएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो है सो आपका कम्यूटेटिव सब जगह काम नहीं करता गुना पे, याद रखिएगा बाबू, जैसे मैट्रिक्स में काम नहीं करता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। समझ में आया? थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब पहले Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर Z3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये इक्वल होता है। पहले Z1 Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करने के बाद Z1 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही सेम है, उसमें सिर्फ जोड़ किए, इसमें सिर्फ गुना करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो पता है हमको कि कोई सा भी हम मल्टीप्लिकेटिव के बारे में बात किया, तो कोई सा भी चीज को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस वह चीज आ जाए। तो यहाँ Z कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, अब आप ही लोग बताए कि Z में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि वापस वही Z आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में 1 जो है सो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, सेम एकदम उसी तरह एडिटिव में जैसे पढ़े इसी तरह सेम है उसी तरह। इसमें देखिए पांचवा क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हम बताने, ये सब दोनों जो है कुछ ना कुछ हल्का सा रिलेट बनाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करके वापस Z आ जाए, और इसमें क्या कह रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करके वापस 1 आ जाए। तो Z का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो Z इनवर्स हो जाएगा, और वहीं अगर Z इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो Z होगा, क्योंकि Z इनवर्स Z इनवर्स का क्या मतलब है, Z के पावर -1 का मतलब है 1/Z ने लिखा है ना, मतलब तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में Z का अगर पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है तो Z के पावर -1, और वहीं अगर पूछे Z के पावर -1 या Z इनवर्स जिसको बोलते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, Z होगा, क्योंकि सब दोनों केस में 1 के इक्वल होगा। समझ में आया? फिर कहता छठा प्रॉपर्टी का द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये भी चीज वो पढ़ेंगे, अगर A इंटू में B प्लस C है तो A बड़ी सोच है, A आकर के साथ भी सट जाएगा, मतलब A B के साथ भी सट जाएगा, और A जो C A के साथ सट जाएगा, और बीच में साइन में किसका, प्लस का, तो बीच में प्लस का साइन हो गया। बस इतने हैं करना,
डिस्ट्रीब्यूटिव में वही किया, Z1 इनटू में Z2 प्लस Z3, तो Z1 से Z2 के साथ भी सट जाएगा और Z1 जो Z3 के भी सट जाएगा और बीच में साइन किसका रहेगा, प्लस का। उसी तरह इसमें इसको बाद में किया है वही आ जाएगा Z1 Z3 के साथ और Z2 Z3 के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस Z इज इक्वल टू 3 माइनस का 2 है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है बाबू, Z इनवर्स, यही ना। अब Z इनवर्स को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो Z इनवर्स को लिख सकते हैं 1/Z, लिख सकते हैं ना 1/Z का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 माइनस का 2i, 3 माइनस का 2i। हम आप लोग को बताएं बाबू कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है नीचे आई को देखना नहीं पसंद करता, तो इसको हमको पूरा ऊपर करना होगा। मतलब इसको ऊपर करने के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, उसको हटाना होगा, आई को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, रैशनलाइजेशन कर दीजिए। 3 प्लस का 2i हो गया और नीचे आपका 3 प्लस का 2i हो गया, 3 प्लस का 2i। अब देखिए ये आपका तो ऊपर रह गया 3 प्लस का 2i, 3 प्लस का 2i। नीचे क्या बन गया बाबू, तो नीचे बन गया मेरा ये बन गया a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का 3 का स्क्वायर 9 हो गया और माइनस का b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4i स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ देखिए ये बन गया आपका 3 प्लस का 2i, 3 प्लस का 2i और डिवाइड बाय ये क्या बन गया, ये बन गया 9 और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस का 1, तो माइनस और माइनस 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये बन गया 3 प्लस का 2i और डिवाइड बाय 13। ये मेरा आंसर हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। समझ में आया। तो आज जो हम लोग बात कर लिए बाबू कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर क्यों पढ़े, इसका अलग सा चैप्टर क्यों दे दिया गया वो चीज जाना है। और हम लोग ये भी जाना कि एडिटिव एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज जान गए। कल हम लोग नेक्स्ट डे फिर इसके आगे प्रोसीड करेंगे, कंजुगेट के बारे में जानेंगे, मॉडुलस के बारे में जानेंगे, डिवीजन के बारे में जानेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।